हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं 10 का दंगल। जी हाँ, दंगल में आज जो हमारी 19th क्लास है उसमें हम पर्यटन एवं कला संस्कृति के बारे में, जो स्टैटिक जीके है और जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश के पेपरों की घोषणा हो चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खास बात है और कैसे हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे, कैसे इन्हें याद रखेंगे और कैसे आने वाले एग्जाम में अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन तो जरा जल्दी से बताइए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे और अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर है, मध्य प्रदेश के किस हिल स्टेशन को प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा हिल स्टेशन बन गया है। तो अमरकंटक है, मांडू है, पचमढ़ी है या तामिया है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे ये है सतपुड़ा की रानी, बिल्कुल पचमढ़ी। जी हाँ, पचमढ़ी जो है इसी को हमें पूरा अंतरराष्ट्रीय सम्मान इसी को प्राप्त हुआ है। तो 5 मार्च 2026 को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन ट्रैवल मार्ट में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी को प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। पचमढ़ी यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हिल स्टेशन बन गया है। सोचिए कितना गौरवान्वित करने वाली बात है कि भाई मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भारत का पहला हिल स्टेशन बना है जिसे यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आसियान देशों के उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल स्थित किस संग्रहालय का भ्रमण किया है। तो भोपाल स्थित किस संग्रहालय का भ्रमण किया है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राज्य संग्रहालय या क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तो भाई जो किया गया है वो भ्रमण किया गया है वो है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। जी हाँ, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, तो देखें जरा, 20 नवंबर 2025 को आसियान देशों के उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण किया। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, आसियान, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके स्टैटिक जीके में। या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। ध्यान रखिएगा कि देखिए पूरे एशिया में 2 देश सबसे बड़े हैं, ताकतवर हैं, एक है चाइना, दूसरा है इंडिया। तो चाइना के दक्षिण में अर्थात साउथ और इंडिया के पूर्व में अर्थात ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अर्थात चीन के दक्षिण में और भारत के पूर्व में जो देश हैं उन्हीं को कहा जाता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब क्योंकि चाइना एग्रेसिव पॉलिसी जमाता है, हर किसी छोटे देश पर कब्जा करने के लिए उसमें एग्रेशन पुल आउट करता है, तो इसी वजह से इन सारे देशों ने अपना एक संगठन बना रखा है जिससे ये चाइना के दबाव में ना आए, तो उसी को बोला जाता है आसियान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। स्थापना और मुख्यालय, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। मुख्यालय इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आदर्श वाक्य ध्यान रखना, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी है। इसके बाद आसियान दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आसियान की शुरुआत 5 संस्थापक देशों के द्वारा हुई थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड से इसकी शुरुआत की गई थी। आप ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, वर्तमान में इसके 11 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 11। ये आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। तो भाई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, पूर्वी तिमोर। ठीक है, और पूर्वी तिमोर जो है ये सबसे अंत में शामिल होने वाला देश है, जो अभी 25 अक्टूबर 2025 को ही इसका सदस्य बना है। यहां पर हमने नोट किया है पूर्वी तिमोर या आसियान का सबसे नया सदस्य बना है अक्टूबर 2025 को, मतलब 25 अक्टूबर 2025 को ये सदस्य बना है आसियान का। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिल्क शोरूम प्राकृतिक का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। सिल्क शोरूम प्राकृतिक का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है।
तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, जी हाँ, पहले इसका नाम था होशंगाबाद, लेकिन फिर इसका नाम हो गया क्या, नर्मदापुरम। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि नर्मदापुरम जो है वो इसका नाम है और नर्मदापुरम में ही इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो नर्मदापुरम जिले के मड़ई में सिल्क शोरूम प्राकृत का शुभारंभ किया गया है। यह ब्रांड मध्य प्रदेश स्टेट सिल्क फेडरेशन के अंतर्गत, ध्यान रखना, स्टेट सिल्क फेडरेशन के अंतर्गत हथकरघा पर बने हुए प्राकृतिक रेशम उत्पादों को बढ़ावा देता है। तो भाई हथकरघा पर जो बने होते हैं हाथों से बुनने वाली रेशम, उसको बढ़ावा देने वाला है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। उसके बाद है देश के प्रथम क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में किस ग्राम को विकसित किया गया है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई ठीक है, देश के प्रथम क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, देश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का, तो ये है अशोकनगर का प्राणपुर। जी हाँ, पहले गुना जब अलग नहीं हुआ था, मतलब अशोकनगर गुना से अलग नहीं हुआ था, तब चंदेरी जो है ना, वो गुना में ही आता था। अभी चंदेरी के बिल्कुल पास में एक छोटा सा और विकसित गांव है जिसका नाम है प्राणपुर, और प्राणपुर को ही पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से अशोकनगर जिले के ग्राम प्राणपुर देश का प्रथम क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद है राम वन पथ गमन मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है। राम वत, आपको पहली बार आप सुन भी रहे होंगे कि ऐसा भी कोई गमन मार्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई इसकी लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है। कितनी है, 1450 किलोमीटर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में राम वन पथ गमन मार्ग की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। इस मार्ग में सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया आदि प्रमुख स्थल हैं। ध्यान रखना कौन कौन से, सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल और उमरिया। आपसे पूछ लेंगे ये कि बताइए राम पथ गमन मार्ग में इनमें से कौन सा जिला शामिल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। परियोजना का उद्देश्य उन सभी जंगल, आश्रम और नदियों के तटों को सड़क मार्ग से जोड़ना जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। ठीक है, तो जो लोग राम भक्त हैं, राम जी को महसूस करना चाहते हैं, तो उनकी यात्रा को, उनके वनवास को महसूस करना चाहते हैं, वो इस मार्ग का उपयोग करेंगे। यहां से भारत में टूरिज्म बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को भी इसका फायदा होगा। ठीक, चलिए, उसके बाद है डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पहल को किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पहल को किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो भाई ये विकसित जो किया गया है, ये किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0। जी हाँ, स्वदेश दर्शन 2.0 के द्वारा इसे विकसित किया गया है। देखें, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 उप योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई चैलेंज आधारित डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पहल के तहत ओरछा को आध्यात्मिक गंतव्य स्थल की श्रेणी में चयनित किया गया है। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओरछा को। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक नई योजना है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की। ठीक है, इसका उद्देश्य देश में टिकाऊ, सस्टेनेबल और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है जो परमानेंट रहे। ठीक है, यह पुराने स्वदेश दर्शन का सुधारा हुआ रूप है जो सर्किट के बजाय अब शहर या गंतव्य को केंद्रित होगा। पहले क्या होता था, सर्किट को, पूरे रूट को डेवलप किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब पर्टिकुलर केंद्र, सेंटर ओरिएंटेड बन गया है कि किसी विशेष शहर को, यहाँ पे लोगों की रुचि है, लोग बाग जाते हैं, यहाँ पे उन्हें अच्छी सुविधाएं दे पाए। ठीक है, दृष्टिकोण पर काम करती है। चलिए, उसके बाद है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति से संबंधित कितने तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर के 5 स्थलों को, उनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी विशेष बात है। तो 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति से संबंधित 5 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। ये 5 तीर्थ जन्मस्थली महू, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थली दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा स्थल लंदन। तो इन 5 को शामिल किया गया है। महू का नाम ही अब अंबेडकर नगर हो गया है, आप ध्यान रखिएगा और इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद है
हाँ, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के लिए 58 वर्ष को देश के चुनिंदा तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। यात्रा के दौरान ट्रेन, खानपान और रहने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा उठाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है श्री कृष्ण पाथे न्यास का मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भाई ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। किस में स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो न्यास की संरचना, मुख्यालय श्रीकृष्ण पाथे न्यास का मुख्यालय भोपाल में होगा। न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 28 सदस्य होंगे। इनमें 23 पदेन शासकीय सदस्य एवं 5 अशासकीय सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 28 सदस्य, 23 अशासकीय सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या है श्री कृष्ण पाथे न्यास? तो श्री कृष्ण पाथे न्यास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े पवित्र स्थलों और मार्गों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत गठित एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक निकाय है। मुख्य उद्देश्य और कार्य तीर्थ विकास, मध्य प्रदेश के जिन स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, जैसे उज्जैन में संदीपनी आश्रम, जानापाव पहाड़ी या अमझेरा आदि, उनका समग्र विकास करना है। ठीक है, तो जो भगवान कृष्ण को महसूस करना चाहते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इससे मध्य प्रदेश में जो है पर्यटन काफी ज्यादा बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन। ठीक है, चलिए उसके बाद है संगीत श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में मध्य प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है? तो भाई मध्य प्रदेश के किस जिले को यहां पर शामिल किया गया है? तो भाई संगीत मतलब संगीत का घराना वो है ग्वालियर घराना, और ग्वालियर जो है वहां तानसेन संगीत महाविद्यालय भी है। ठीक है, तानसेन उत्सव भी होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्वालियर है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ग्वालियर को संगीत श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। भोपाल को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीजीएन की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2004 में की गई। यह दुनिया भर के उन शहरों का एक समूह है जो संस्कृति, कला, रचनात्मकता को अपने विकास का मुख्य आधार मानते हैं। ठीक है, मुख्य आधार कि भाई हमारे शहर का विकास इसी वजह से हो पाया, संस्कृति, कला या रचनात्मकता की वजह से। इसका उद्देश्य शहरों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा और टिकाऊ विकास करना होता है। ठीक है, यह नेटवर्क 7 मुख्य क्षेत्रों पर काम करता है। शिल्प और लोक कला, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं हम आपको। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल भी लेतलाली मत कीजिए, इन्हें नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो शिल्प और लोक कला है ना, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी मतलब खान पान, साहित्य, मीडिया कला और म्यूजिक संगीत के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है मध्य प्रदेश की किस जीवित परंपरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश की किस जीवित परंपरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो मेहर बैंड, अगरिया लो, निमाड़ी जायका या उपयुक्त सभी? तो भाई इसका आंसर जो है वो है इंपॉर्टेंट कि उपयुक्त सभी, इन सभी को, क्योंकि इनका खुद का अपना एक पूरा का पूरा इतिहास है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मध्य प्रदेश में, तो भारत सरकार की संगीत नाटक अकेडमी ने 1 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश की 3 जीवित को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, पहला है मेहर बैंड, उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा 1918 में मेहर में ये शामिल किया गया था। मेहर बैंड, ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है कहां से है। ठीक है, उसके बाद फिर अगरिया लो, तो अगरिया मतलब लोहा पीटा जिन्हें हम कहा जाता है, जो लोहे के औजार बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए लोह निर्माण शिल्पकला। और निमाड़ी जाएगा, तो जो निमाड़ क्षेत्र है उसका पारंपरिक भोजन, वैसे भी निमाड़ अपने भोजन के लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिली तथा इन परंपराओं, संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा इससे मिलाएगा। ठीक है, तो ये
आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट अफेयर थे। आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हम लोग कल अपने वीडियो में मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो निरंतर आगे बढ़ते हैं एक दिन वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।